हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा वर्मा एंड वेलकम टू ट्यूटर्स हब। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, मतलब संज्ञानात्मक विकास के बारे में। इसके पहले हम लर्निंग थ्योरीज कर चुके हैं, कंप्लीट करी थी हमने। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वो देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। एक चीज़ और फ्रेंड्स कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ हम डेली क्विजेस कराते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। कॉग्निटिव माने संज्ञानात्मक, डेवलपमेंट माने विकास। इसको क्या बोलेंगे हम? संज्ञानात्मक विकास। अब इस थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि इसको स्टेज थ्योरी, मतलब कि अवस्था सिद्धांत। कभी कभी ये नाम भी पूछ लेते हैं तो इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख लीजिए। या फिर डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी, ठीक है। थ्योरी मतलब विकासी अवस्था सिद्धांत, ठीक है। विकासी अवस्था सिद्धांत। अब ये कॉग्निटिव वर्ड है यहाँ पर, संज्ञानात्मक। इसका मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें आपकी माइंड से, आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो चीज़ें कॉग्निटिव के अंदर आती हैं। जैसे कि थिंकिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क देना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड से रिलेटेड है। तो मेनली इसमें क्या आएगा? थिंकिंग आती है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस जो भी है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम जीन पियाजे। अब ये जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे एक स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। पहला पॉइंट, स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। हिंदी में लिखिए, मनोवैज्ञानिक थे ये। दूसरा, ये एक रचनावादी थे, ठीक है। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। क्या थे ये? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब रचनावादी। अब भाई ये कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? ये जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब ये मानते थे कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। इस वजह से इन्होंने बच्चों को कहा है, क्या कहा है बच्चों को? लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। लिटिल, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है फ्रेंड्स। लिटिल साइंटिस्ट बोला है। और बच्चों को कहा है एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। अब ये जो जीन पियाजे थे, जब ये 1940 और 50 के आसपास, 1940s और 50s के आसपास जब ये रिसर्च कर रहे थे अपनी, ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी रिसर्च की है वो किस पर की है? वो बच्चों पर की है, ठीक है। मतलब ह्यूमंस पे की है। किस पे की है रिसर्च? चाइल्ड पे, ठीक है। चाइल्ड पे इन्होंने रिसर्च की है। एक चीज़ और फ्रेंड्स कि इसके पहले हमने एक फील्ड पढ़ी थी, बिहेवियरिज्म। तो हमने उसमें देखा था कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो एनिमल्स पर प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। जैसे रैट, डॉग, तो इन सब पे वो प्रयोग कर रहे थे। बट ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। इनको बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने किस पे रिसर्च की थी? बच्चों पर, चाइल्ड पर। तो लिख लीजिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर मीन्स जनक, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और इन्होंने स्टेज थ्योरी दी, मतलब ये कहते हैं कि बच्चे का जो विकास हो रहा है संज्ञानात्मक, वो स्टेजेस में होता है, ठीक है। स्टेजेस में होता है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस वजह से हो रहा है, उसके कुछ कॉजेज बताए हैं इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ 4 कॉजेज बताए हैं, वो हम यहाँ देखते हैं।
तो ये कॉजेज़ कुछ ये लिखे हुए हैं। पहला है एज। ये कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा की एज बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर होता है, हिंदी में बोलेंगे इसे परिपक्वता, तो उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा है एक्सपीरियंस या एक्टिविटी, मतलब बच्चा क्या है, जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ एक्टिविटी करके बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। इसको कम इंपॉर्टेंस दिया है बट नाम इन्होंने इसका लिया है कि बच्चा क्या है, समाज के साथ इंटरैक्ट करके उसका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तीसरा है इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन। देखिए इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि जब आप असंतुलन से संतुलन की ओर जाते हैं। ठीक है। क्या होता है, असंतुलन से आप संतुलन की ओर जाते हैं। ठीक है। कैसे, देखिए ये है डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, और आप कहां जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। डिसइक्विलिब्रियम मतलब क्या, आपके माइंड में क्या चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, क्या है, द्वंद्व चल रहा है कि आपके माइंड में जो है और आप जो बाहर देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बट जब आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है और सामने जो चीज़ आप देख रहे हैं, दोनों की चीज़ में बैलेंस बन गया, दोनों चीज़ों में बैलेंस हो गया, कोई भी कंफ्यूजन कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है, तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम से जब आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो इन्होंने मेजर इंपॉर्टेंस किसको दी है, एज को, मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। इसका मतलब है इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी है, जो हेरिडिटी होती है। ये क्वेश्चन आया है कि जीन पियाजे किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस। ये सब चीज़ें भी है ज़रूरी, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है इनकी तरफ से, हेरिडिटी को दिया है इन्होंने इंपॉर्टेंस। अब भाई जो हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इनेटिस्ट, इनेट एबिलिटी की जो बात करते हैं। ठीक है। तो ये क्या थे, एक इनेटिस्ट थे। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो जो इक्विलिब्रेशन प्रोसेस है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है अडेप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे हिंदी में संगठन, अडेप्टेशन को बोलेंगे अनुकूलन। अब ये जो अडेप्टेशन है, ये भी दो टाइप प्रकार में बांटा गया है। पहला है एसिमिलेशन, मतलब आत्मसात करना, दूसरा है समायोजन, मतलब एकोमोडेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है कि देखिए हम यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसका एक व्यू बन रहा है हमारे माइंड में, है ना। तो इस दुनिया की हम समझ बना रहे हैं अपने दिमाग में। जैसे मान लीजिए ये है स्कीमा। ठीक है। इसमें हम व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इन शॉर्ट बोलेंगे आप इसको, व्यू ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की जो हम समझ बनाते हैं। ठीक है। या फिर आप कह लीजिए ये एक मॉडल्स होते हैं, दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल्स हमारे माइंड में बने होते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में ये स्कीमा बना है, यहाँ पर हमें इस तरीके से, ये जो इसके सिंगुलर अगर हम बात करें, ये पूरा क्या है, स्कीमा है, और अगर हम इसकी सिंगल की बात करें तो ये स्कीम्स बोलेंगे इसको। ठीक है। जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमें हमारे पेरेंट्स ने इस दुनिया के बारे में बताया, जैसे कि एनिमल्स के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दी हमें मॉन्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, हमें बर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सारे हमारे स्कीमा में जो जाके फिट हो गए। ठीक है। ये मॉन्यूमेंट्स का हो गया, ये एनिमल्स का हो गया, ये बर्ड्स का हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन हम क्या करें, अपने माइंड में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, देखिए सारा चीज़ क्या है, संगठित है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, स्टोर हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा। ठीक है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड या फिर मेंटल मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, स्कीमा। हमें इंफॉर्मेशन दी गई और हमने उसको अपने माइंड में स्टोर कर लिया। ठीक है। अब दूसरा क्या है, एसिमिलेट करना। एसिमिलेट कैसे करा हमने क्या किया, हमें जैसे हमारे पेरेंट्स ने डॉग के बारे में बताया। ठीक है। हमारे माइंड में उसका एक स्कीमा बन गया। अब हमने क्या देखा, डॉग देखा, तो हमने उसको क्या बोला कि ये डॉग है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, चीज़ों को एसिमिलेट किया, आत्मसात किया। अब एकोमोडेशन कैसा होगा कि मान लीजिए हमने क्या देखा, बिल्ली देखी। ठीक है। और हमने क्या बोल दिया उसको कि ये डॉग है, लेकिन वो क्या था, थी तो वो बिल्ली,
लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे, वो जो डॉग की जगह हम इस चीज़ों को मॉडिफाई करके क्या समझना पड़ेगा कि ये डॉग ना होने की बजाय ये क्या है, ये कैट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। तो अगर जब भी आपको एसिमिलेट की बात आती है तो एसिमिलेट में क्या होता है, आप क्या करेंगे, केवल ऐड करते हैं चीज़ों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अगर ऐड वर्ड आ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि एसिमिलेट करना हो, और कहीं पर भी लिख के आ जाए एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, तो आप क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे कि ये अकोमोडेशन है। देखिए होता कैसे है, एक पूरा प्रोसेस चलता है। यहाँ पर खेल सिर्फ किस चीज़ का है, इक्विलिब्रेशन का है। ठीक है, कैसे, देखिए आप, होता क्या है, ये हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमने सबसे पहले चीज़ों को ऐड किया है, एसिमिलेट किया। ठीक है, अब हमने कोई सिचुएशन में आए, हमने कुत्ता देखा, ठीक है, उसको हमने बोला कि ये कुत्ता है, तो यहाँ हमने उसको एसिमिलेट किया। इक्विलिब्रियम जो हम बाहर देख रहे हैं वही हमारे माइंड में भी है, ये सामने भी कुत्ता है, और हमने बोला भी उसको क्या कि ये कुत्ता है, तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई नई सिचुएशन आ गई। ठीक है, न्यू सिचुएशन आ गई। यहाँ पे एक सिचुएशन आई थी जिसमें क्या था, इक्विलिब्रियम था। अब क्या है कि हमने कोई नई सिचुएशन फेस करी, मान ली हमने कैट देखी। अब क्या है, हमें तो डॉग के बारे में पता था, ये नहीं पता था कि भाई डॉग भौ भौ करता है, कैट म्याऊ म्याऊ करती है ना। बस हमें लगा कि हमें डॉग के बारे में बताएगा और ये भी डॉग है, तो हमने उसको डॉग बोल दिया। बट यहाँ पर क्या होगा, नई सिचुएशन आई और हमारे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। हमारे जो माइंड में है और हमने जो बाहर देखा उसके बीच में बैलेंस नहीं बना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे अकोमोडेशन होगा। ठीक है, हमें बताएंगे कि नहीं भाई ये क्या है, ये डॉग नहीं है, ये कैट है। डॉग भी 4 लेग एनिमल है, ये भी, लेकिन डॉग क्या है, डॉग भौ भौ करता है, कैट म्याऊ म्याऊ करती है ना। डॉग क्या होता है, बड़ा होता है, कैट छोटी है, हमें बताया गया। तो हमने क्या करा, चीज़ों को एडजस्ट करा, मॉडिफाई करा, चेंज करा अपने स्कीमा में। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम से हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, अडैप्टेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टेजेस के बारे में। जो इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे शैशवावस्था, ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक, इसकी आयु होती है 11 वर्ष और उससे ऊपर। सेंसरी मोटर स्टेज, इस एज में क्या होता है, बच्चा जब 0 से 2 वर्ष का होता है तो बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करता है, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनका यूज़ करता है, और मोटर एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है। जैसे कि मोटर एक्टिविटीज़ में जैसे सकिंग हो गया, बिटिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चा यूज़ करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ कि जब बच्चा आँखों से, हाथों से, ठीक है, समझने और सोचने की कोशिश करता है तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस करता है बच्चे के होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शंस में जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आपकी हार्ट बीट है, क्या आपके जाने से रुक जाएगी, नहीं, हार्ट बीट तो चलती ही रहती है। आपकी ये पलकों का फड़कना, तो ये सब किस में आएंगे, रिफ्लेक्स एक्शंस में आएंगे। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज़ क्यों करता है, क्योंकि बच्चे के पास यहाँ पे कोई भाषा नहीं होती। क्या बच्चा कोई भाषा बोलता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। अब यहीं से एक चीज़ क्वेश्चन और आया है फ्रेंड्स, लिख दीजिए कि जो जीन प्याजे हैं ये क्या मानते हैं कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। क्या बोलते हैं ये कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। ये कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ये कि विचार क्या आता है, पहले आता है और भाषा बाद में आती है। यहाँ पर बच्चे के पास कोई भाषा, लैंग्वेज नहीं होती है। तीसरा है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स अनुकरण, बच्चा आपकी नकल करता है ना। अगर आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो वो भी ऐसे ऐसे करेगा, तो जो चीज़ आप करेंगे वो आपकी क्या करेगा, वो आपकी नकल करेगा।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्वीकरण। ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो पेन से खेल रहा है, ठीक है, इस पेन से वो बच्चा खेल रहा है और मैं इस पेन को छुड़ा के उसको कोई और ऑब्जेक्ट दे दूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि उससे जो हमने ऑब्जेक्ट छीन लिया वो उसके लिए अभी भी एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ के लिए रोएगा कि मुझको वही चाहिए। तो बच्चा इस एज में क्या होता है, 9-10 महीने, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि 9 महीने में, 12 महीने, 13 महीने, किसी इसमें एंड तक जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो आ जाता है बच्चे में, ठीक है, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, भले ही उसके आंखें सामने हो या ना हो। लास्ट है सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी मीन्स बच्चा अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से, घर वालों से जुड़ा रहता है। अगर उसको कोई और ले तो वो क्या, जैसे एक माँ है, उसके पास उसका बच्चा है, कोई और उसको दूसरा ले तो वो क्या करेगा? बच्चे को बेचैनी होगी, वो रोने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी होती है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशन, जो है 2 से 7 वर्ष के लिए, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। देखिए, इस स्टेज बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बच्चा जेस्चर्स यूज़ करने लगता है, बच्चे के पास सिंबल्स आ जाते हैं, बच्चा ना क्या करता है? अपने माइंड में इमेजेस बनाने लगता है चीज़ों की, है ना। नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मीन्स बच्चे के पास केवल वन वे थिंकिंग है, बच्चा सिर्फ एक तरीके से सोच पा रहा है। जैसे कि मैं उसको कुछ ब्लॉक्स दूं, ठीक है, एक हाइट के अकॉर्डिंग, एक कलर के अकॉर्डिंग, तो बच्चे को क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? बच्चे को कलर अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा, हाइट अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो मतलब क्या है? बच्चा केवल एक वे में सोच पा रहा है, ठीक है, मतलब वन वे थिंकिंग है बच्चे के पास, और किसी चीज़ तरीके से वो सोच ही नहीं पा रहा है। सेकेंड है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स जैसे बच्चा वापस नहीं आ पा रहा। जैसे अगर हम बच्चे को दें 1 + 2 + 3 = 6, अगर अब हम यहाँ पे लिख दें 3 + 2 + 1, तो क्या होगा? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग रिवर्सिबल नहीं है, अभी वो इरिवर्सिबल थिंकिंग में है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक, ठीक है, क्या बच्चे के अंदर अहम आ जाता है। बच्चा क्या यूज करता है? मैं, ये मेरा है, ये मेरा है। तो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बाकी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स बच्चा जब चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को भी ह्यूमन क्वालिटीज़ देने लगता है, मतलब निर्जीव चीज़ को भी वो सजीव समझने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एनिमिज्म। देखिए, इसमें एक चीज़ है प्रिटेंड प्ले या फिर मेक बिलीव प्ले। बच्चा, आपने देखा होगा डॉक्टर खेलते हैं या बार्बी डॉल वाला खेल खेलते हैं, तो एकदम डॉक्टर बन जाते हैं, बार्बी डॉल को सजाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ निर्जीव चीज़ को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए टेबल से या किसी चीज़ से, तो अगर हम उस टेबल को मार लगा दें तो वो बच्चा चुप हो जाएगा। क्यों? उसको लगेगा चलो ठीक है, ये भी पिट गया। तो यहाँ पर क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटीज बच्चा दे देता है। नेक्स्ट है इलॉजिकल थिंकिंग, जिसको कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं। बच्चे के पास कैसा लॉजिक होता है? इलॉजिकल थिंकिंग होती है। जैसे कि मैंने कपड़े डाले छत पे सुखाने के लिए और वो कपड़े सूख गए, ठीक है, तो बच्चा कहेगा कि कपड़े सूख गए क्योंकि धूप पड़ रही है। तो उसको सिर्फ क्या पता चला कि धूप पड़ रही है इसलिए कपड़े सूख गए, उसको ये नहीं पता कि कपड़े अगर धूप नहीं भी पड़ेगी, अगर सिर्फ हवा चल रही है तो भी कपड़े सूख जाएंगे, अगर हम ड्रायर में कपड़े सुखाएं तो भी कपड़े सूख जाएंगे, और पंखे में अगर हम रात भर कपड़ों को डालें तो भी सूख जाएंगे। मतलब उसको यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं पता, उसकी कैसा लॉजिक है? इलॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लिखते चलिएगा। अब आते हैं हम कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है? बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे मैंने लगा दिए ब्लॉक्स। यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 4 5 6 7 9 ब्लॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी 9 ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? बच्चा ये समझ पाएगा, चाहे शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी मतलब जो अमाउंट है वो क्या है? सेम है। अगर बच्चा इस स्टेज में होता तो वो ये नहीं समझ पाता, बट इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, भले ही शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन आ जाता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाता है।
क्लासिफिकेशन क्या होता है, बच्चा चीज़ों को साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग क्या कर पाए, क्लासिफाई कर पाएगा। जैसे कि मैं मान लूँ यहाँ पे मैंने ऐसे ट्राइंगल्स ऐसे रख दूँ, ठीक है, और कुछ ऐसे कर दिए, ठीक है, और ये सर्किल बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या मैंने 4 साइडेड फिगर बना दिए कुछ ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे कर दिया। तो ये मैंने 4 साइडेड फिगर। अब बच्चा इस एज में होगा ना तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखेगा, इन तीनों चीज़ों को एक साथ करेगा, इसको एकदम अलग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें 3 साइड्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, बच्चा 4 साइडेड फिगर को अलग कर देगा, 3 साइडेड फिगर को अलग कर देगा, ये सर्किल को अलग कर देगा, इस ओवर को अलग करके देगा। क्यों? क्योंकि वो क्लासिफिकेशन कर पा रहा है, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, हर चीज़ के अकॉर्डिंग वो क्लासिफिकेशन कर पा रहा है। एक लास्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेरिएशन, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर बच्चा चीज़ों को सीरीज में लगा पाता है, चाहे फिर वो अरेंजिंग हो, अरेंज कर पाता है, जैसे कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। बच्चे को यहाँ पे लिखूँ 1, 9, 5 और 2। अब मैं उससे बोलूँ कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो बच्चा फटाक से लिख देगा 1, 2, 5 और 9। और अगर मैं उससे बोलूँ कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो बच्चा लिखेगा 9, 5, 2 और 1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें उसका अपोजिट हो, जैसे यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है, बट यहाँ पर आते आते बच्चे की थॉट प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था ना, वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो उसका आंसर दे पाएगा। यहाँ पे जो ईगो सेंट्रिक चीज़ थी वो यहाँ पे आके कम हो जाती है, ठीक है, ईगो सेंट्रिक कम हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि बच्चे के अंदर यहाँ पे इलॉजिकल थिंकिंग की, बच्चे में लॉजिक नहीं आया था, बट यहाँ पर क्या होता है, इस एज में आते आते बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, लॉजिक आ जाता है कंक्रीट चीज़ों को लेके, ठीक है, लॉजिक आता है कंक्रीट चीज़ों को लेके, वो चीज़ें जो उसके सामने हैं, जिनको वो छू रहा है, जिनको वो देख सकता है, उन चीज़ों को लेके उसके अंदर क्या आ जाता है, लॉजिक आ जाता है। तो पहला लिखिएगा कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉजिक ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। और इकोसेंट्रिक क्या होता है, इकोसेंट्रिज्म कम हो जाता है यहाँ पर। अब लास्ट बचा है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेकर, ठीक है। इससे पहले हमने देखा जो कंक्रीट ऑपरेशनल था उसमें लॉजिक आता था कंक्रीट चीज़ों को लेके, मतलब मूर्त चीज़ों को लेके। यहाँ पर लॉजिक किसको लेके आता है, अमूर्त चीज़ों को लेके, जो सामने प्रेजेंट नहीं भी हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है। दूसरा है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, एक होती है ना आगमन पद्धति, एक निगमन पद्धति, तो ये डिडक्टिव क्या है, निगमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं आप, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि जनरल से आप कहाँ जा रहे हैं, स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा एक साइंटिफिकली चीज़ों को सोचता है, ठीक है, और सॉल्यूशंस निकालता है हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो हमने सारी स्टेजेस देखी उसके पॉइंट्स आपने अच्छे से नोट डाउन किए होंगे। अब ये जो हमने थ्योरी पढ़ी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इसके क्या हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा एक स्टेज से पास हो रहा है, तो टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्टेज बच्चे की स्किप ना हो, ठीक है, और उसकी जो लर्निंग हो रही है वो स्टेज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और जो लर्निंग, पहला तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग होनी चाहिए, कोई भी स्टेज स्किप नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसमें कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब रियल वर्ल्ड से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप लाके दिखाएं। जैसे बच्चे को आप फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं, एप्पल के बारे में, तो आप उसको कंक्रीट एक बिल्कुल एक साबुत एप्पल आप उसको लाके दिखाइए। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जो रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकें।
तीसरा, तो बच्चे को यहाँ पे कैसा एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज है यहाँ पर बच्चे, ठीक है, पैसिव बिल्डर्स नहीं है। आपको क्वेश्चन आएगा कि बच्चे कैसे हैं, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज है। मतलब टोटल करिकुलम ऐसा होना चाहिए, आप एज अ टीचर आपकी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा इक्विलिब्रेशन में लाए, उसके माइंड में जो है और जो बाहर है उसके बीच में एक संतुलन बन सके, ठीक है। और बच्चे को आप एज अ डिस्कवरल, जैसे इन्होंने बोला लिटिल साइंटिस्ट, वैसे ही ट्रीट करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप कोई कंटेंट पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका पूरा एक लेक्चर बना के देंगे। तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड पढ़ते रहिए।